नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कमलेश जी, हमें तो लगा था इस बार आप एएसआई बन ही जाएंगे, लेकिन प्रमोशन मिल गया किसी और। अरे भाई, जब हम पुलिस में भर्ती हुए थे ना, तभी हमको पता चल गया था ये पुलिस की नौकरी मतलब थैंकलेस काम है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। ये एएसआई बनने में जो है रिपोर्ट लिखने का झंझट है। हमारे लिए फील्ड का काम अच्छा है। फील्ड में जाना, लोगों की मदद करना, और उसके बाद ना हम शांति से रिटायर होना चाहते हैं और अपनी बीवी के साथ चैन की जिंदगी काटना चाहते हैं। अरे भाभी जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी कमलेश जी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ये लीजिए आपका टिफिन। इधर रख दो। हाँ, और अंदर रख दो। काहे के लिए परेशान होती हो रोज रोज? हैं, सुबह दे दिया करो ना हमको। सुबह सुबह हम जो टिफिन देते थे आपको, वो तो आप कभी खाते ही नहीं थे। कहते थे कि ठंडा खाया नहीं जाता है, इसलिए गर्मा गर्म लेके आते हैं। तुमको भी रोज काम पे जाना होता है, इतना लंबा आती हो, थक जाती होगी। अरे चिंता मत करो, हम आपसे बहुत जवान हैं। मतलब हम बूढ़े हैं? नहीं, हमने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए हो। आप तो हमारे गब्बर हैं। हम चलते हैं, तुरंत खा लीजिएगा। जी मैम। आप भी। अबे मियाँ बीवी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। आओ खाना खाते हैं। कमलेश जी, आप हो किस्मत वाले जो आपको इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली। बेटा ट्रिक होती है, बीवी के लिए कभी कभी गिफ्ट लाया करो और बाहर ले जाया करो घुमाने के लिए। क्या मजाक मस्ती चलिए, चलने की तैयारी करो। कहाँ चलना है मनीष? मनीष सर, भूल गया? प्रमोशन हो गया है मेरा। जी सर। देख क्या रहे हो, मर्डर केस है। चलो। और चलो चलो चलो। सर, लड़की पर पत्थर से वार करके मारा गया है। वो तो देख के पता ही चल रहा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर उधर देखो, कुछ मिलता है तो जाओ। लगता है सर रेप भी हुआ है। वो तो पता चल ही रहा है, कपड़े फटे हुए हैं इसके। जी सर, मैं इधर देखता हूँ कुछ और। सर, आसपास कुछ भी काम का नहीं मिला है सर। सर जारी रखो और लड़की की पहचान जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। सबके काम में डिसाइड करूं या फिर आपस में डिवाइड कर लोगे? हो जाएगा सर। गुड। और ये अपनी पर्सनल खर्च ना साइड में रखो, क्राइम की संजीदगी को समझो। ओके? वो लाश मिले 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला था। ये केस ऐसे रहस्यों में दबा था जो पुलिस की नींद उड़ाने वाले थे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेप केस है सर। इसका न सिर्फ रेप किया गया है बल्कि ब्रूटली टॉर्चर भी किया गया इसको। इसकी लेफ्ट हैंड की ये चारों उंगलियां फ्रैक्चर, गले पर बाइट मार्क्स हैं दोनों तरफ, और वैसे ही बाइट मार्क्स उसके चेस्ट पर भी हैं। शरीर को बुरी तरह से नोचा खरोचा गया है। गैंग रेप है डॉक्टर? नहीं सर, इसके शरीर से सिर्फ एक ही आदमी का डीएनए मिला है। जिस तरह से इसको रेप करके मारा गया उससे तो यही लगता है कि किलर बहुत ही विकृत मान सकता है।
डर गई क्या? हाँ? तुम पी के आए हो? अरे मैंने तो सोचा था तुम ड्यूटी पर हो गया, आज से नाइट शिफ्ट थी ना तुम्हारी। मेरे पीछे आयाशी करने से बाज नहीं आते तुम। तो तुम यही चेक करने के लिए आज रात ऑफिस ही नहीं गई? हाँ, मुझे तुम्हारी तरह जासूसी करने का कोई शौक नहीं है। अरे नाराज हो? बोला ना, पीने के बाद मुझे छुआ मत करो। समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ, अगर इतना ही खलता हूँ तो शादी क्यों की मुझसे? इसीलिए तो पछता रही हूँ। सारी तो अब पछता। विक्रांत, क्या बात है? बड़ी फुर्सत में बैठे हो, कोई काम नहीं है क्या? रितु चाची, आप तो हमारे काम की हालत जानती है। प्रॉपर्टी में इतनी मंदी चल रही है कि सेल्स परचेस कुछ हो ही नहीं रही। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा। हेलो मैम, आप मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी से आ जाइए। वो मुझे परेशान करने फिर से आ गया है। तुम रो मत, मैं आ रही हूँ। हेलो, हेलो सलोनी, बोल क्यों नहीं रही हो? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! विजेता, हम हैं। ऋतुजा, खोलो। रो मत बेटा। मैं आ रही हूँ। ए, नाटक मत कर, समझी ना? अब भी तुम्हें एक घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे घर छोड़ना पड़ेगा? ये सारी गलती आपकी है। हमारी? जी। अरे ब्रोकरेज के लालच में आकर आप ऐसी किराया दर दी हमको, जिसका रेप हो चुका था। इस लड़की का रेप हुआ है तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एग्रीमेंट के लॉकिंग टाइम तक आपने इसको जरा भी परेशान किया ना, अंदर करवा दूंगी। सर, मैंने कई सेक्स ऑफेंडर्स को राउंड अप किया है, सबका रिमांड चालू है, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला है। जब तक इस लड़की की पहचान नहीं पता चल जाती तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, मैंने भी आसपास के थानों में पता किया, कहीं किसी लड़की की मिसिंग की कंप्लेंट नहीं हुई। तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। नहीं सर, मैं सर्चिंग चालू है। सर, मैंने कमलेश को सुपरवाइज करने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई अपडेट ही नहीं दिया। अगर वो अपडेट नहीं देगा तो तुम फोन करके उससे नहीं पूछोगे? नहीं सर, मैंने उसको फोन किया था, लेकिन सर उसने उठाया नहीं। हाँ कमलेश, बोलो। सर, मेघनगर के किराने वाले ने उस लड़की का फोटो आइडेंटिफाई किया है। वो लड़की उसी की दुकान से राशन खरीदती और पास में ही अपने पति के साथ किराए पर रहती है। हम वहीं जा रहे हैं सर। तुरंत एड्रेस भेजो, हम भी वहीं पहुंचते हैं। किशोर, गाड़ी निकलो। मनीष, जिन लोगों को राउंड अप किया है उगलवाओ उनसे। सर, लड़की का नाम आरती है, अपने पति के साथ किराए पर रहती थी यहीं पर। मकान मालिक बगल में ही रहते हैं। ये सर हरिचरण, आरती के मकान मालिक। ताला खोलो। सर, चाबी नहीं है, चाबी मेरे दूसरे घर पे रखी है सर। मैंने लड़के को भेजा है, वो चाबी लेके आता ही होगा। इस लड़की आरती का हस्बैंड कहाँ है? सर, अभी तो कुछ पता नहीं, कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ था। सर, साहब आए थे तो मैंने विनोद को फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन तो बंद आ रहा है। विनोद, ये आरती के हस्बैंड का नाम है? हाँ जी सर। कब से रह रहे थे ये दोनों यहाँ किराए पर? ये तकरीबन 7 महीने हो गए। ये है हमारा सिटिंग एरिया और ये है हमारा घर। पसंद आया तुम्हें? ये घर के एग्रीमेंट पेपर्स है, साइन कर लें। विनोद की पत्नी का इतनी बुरी तरह से रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। विनोद गायब कहाँ है? उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। काम क्या करता था विनोद? विनोद कहता तो था कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो दोनों बहुत ठाठ से रहते थे सर। देख करके कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको कोई पैसों की कमी हो। आरती जल्दी करो, मूवी शुरू हो जाएगी। हमेशा लेट।
हमेशा कैब से आना जाना, कोई ना कोई फूड डिलीवरी वाला हमेशा गेट पे खड़ा दिखता था। लेकिन सर चौथे पांचवें महीने फिर उन्होंने मेरा किराया नहीं दिया, तो मैंने साफ साफ बोल दिया मेरा मकान खाली कर दो भाई। तो आरती ने एक साथ 6 महीने का किराया मुझे दे दिया। पूरे 6 महीने के। जी। ये चोट कैसे लगी आपको? विनोद से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, वो सर मुझे पूरा यकीन है वो कुछ छुपा रही थी। क्या छुपा रही होगी? एनी आइडिया? सर अब आइडिया तो नहीं है, लेकिन उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे थे। रोज घर से मारपीट की आवाजें आती रहती थी। मुझे पूरा यकीन है कि विनोद आरती पे हाथ उठाने लग गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे दोनों? सर वो एग्रीमेंट जो है मेरे पास, उसमें पूरा डिटेल एड्रेस मिल जाएगा सर उनका। एग्रीमेंट से सारी डिटेल्स ले लो, एड्रेस, दोनों के फोन नंबर। सर चाबी। पूरे घर की तलाशी लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के पति ने उसका यहाँ पर मर्डर किया हो और फिर लाश जंगल में ले जाके डंप कर दी? लेकिन लड़की के साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ, वो यही हुआ होगा। किशोर, ये ब्लड सैंपल फोरेंसिक को भिजवा, पता करो कि ये ब्लड आरती का ही है। गुड जॉब कमलेश, तुमने काफी जल्दी लड़की की पहचान पता कर ली। सर ये एग्रीमेंट आरती के पति विनोद के नेटिव एड्रेस। हो सकता है विनोद यहीं जाकर छुपा हो, चल के पता करते हैं। किशोर, तुम आरती और विनोद के बारे में पता करो, क्या वाकई में उनका रिश्ता इस हद तक पहुंच गया था कि विनोद ने अपनी पत्नी के साथ इतनी बुरी तरह से रेप किया, मर्डर किया, या फिर कहानी कुछ और है? विनोद कहाँ है? हाँ विनोद, क्या लगता है तुम्हारा? वो मेरा बेटा है साहब, पर अब वो यहाँ नहीं रहता। लेकिन आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मेघनगर में विनोद की पत्नी आरती की लाश मिली है हमें, बुरी तरह से रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, और विनोद गायब है। कहाँ छिपा है वो? साहब हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और हम तो वैसे भी 7 महीने से विनोद से नहीं मिले। असल में विनोद और आरती भाग कर शादी किए थे, और तुम इस शादी के खिलाफ थे। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात का बदला लिया आरती से? नहीं साहब, मैं बता चुका हूँ आपको कि हम नहीं जानते कि आरती और विनोद कहाँ रहते थे। आरती के घर वाले कहाँ रहते हैं? क्या हमारी बेटी के साथ? किसने किया ये सब हमारी बेटी के साथ? उस विनोद के अलावा कौन होगा पापा? शक तो हमें भी विनोद पर ही है। आप लोगों को सच में नहीं मालूम था कि वो दोनों कहाँ रह रहे थे? क्या फिर आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हम आपसे क्या छुपाएंगे साहब, हम तो खुद पिछले 7 महीनों से बेटे का शक्ल देखने को तरस गए थे। उसने आरती को इतना बर्ग लाया था कि हमारी बेटी यहाँ से अपनी माँ के सारे गहने, रुपए, पैसे लेके उसके साथ भाग गई थी साहब। अब जब हमारी बेटी से उसका मन भर गया होगा तो उसने उसका ये हाल किया। हमें उस पर पहले से शक था साहब, वो सही आदमी नहीं था, लेकिन आरती नहीं मानी, वो हम सबको छोड़ के चली गई साहब। सर, आरती और विनोद, हम दोनों के घर वालों का भरोसा नहीं कर सकते। ऑनर किलिंग का भी एंगल हो सकता है। उससे लगता नहीं है कि आरती के घर वालों का हाथ होगा। हो सकता है विनोद के घर वाले इसमें इन्वॉल्व हो। फिर भी दोनों फैमिलीज की एक्टिविटीज पे नजर रखो और विनोद के घर वालों के फोन नंबर सर्विलेंस पे डाल दो। शायद विनोद अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। यस सर। आकाश, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझसे बिना पूछे मेरी 7 लाख की एफडी तोड़वा दी। अकाउंट हम दोनों के नाम से था, उसमें मेरे भी पैसे थे। तुम्हारे सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। क्या?
मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो तुम मुझसे सब कुछ पूछ कर करती हो क्या? मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तुरंत। मैंने बोला ना तुमसे, वो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर दिए पैसे? सुनो, तुम जल्दी से छुप जाओ, कहीं भी जल्दी करो, छुप जाओ। ऋतुजा, मुझे दोबारा से जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अरे अभी तो आए और अभी जाने की बात कर रहे हो? अरे एक केस के सिलसिले में जाना है, मुश्किल केस है थोड़ा सा, अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बेगुनाह फंस सकता है। देखा मम्मी, पुलिस वाले भी डरते हैं। आप डर गए ना पापा? लेकिन अचानक हॉस्टल से तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे पूरे 3 महीने बाद आया है और ये मंडे फिर से चला जाएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? पापा आप तो पढ़ाई की बात मत करो ना, हम आप ही का वेट कर रहे थे। बहुत जोरों की भूख लगी है, मम्मी खाना खिलाओ ना। चलो चलो, मुझे भी जाना है। तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सलोनी, तो मेरी बात सुनो सलोनी, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात करी। घर चलो आराम से, मैं तुमको एफडी के बारे में सब बता। तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे मेरी चलो। सर, आरती का फोन 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे मेघनगर में बंद हुआ था और वहीं हमें आरती की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कोई 10 बजे के आसपास आरती का मर्डर हुआ था। उस वक्त विनोद का फोन कहाँ एक्टिव था? सर, विनोद का फोन उस वक्त उसके घर वाले एरिया में एक्टिव था। विनोद का फोन 8 सितंबर की रात को बंद हुआ था। 8 सितंबर की रात को, यानी आरती के मर्डर के लगभग 24 घंटे बाद तक विनोद का फोन एक्टिव था। हाँ सर, मैंने आरती और विनोद दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें एक कॉमन नंबर मिला है। किसका नंबर है? सर, वो इस सिकंदर नाम के आदमी का नंबर है। आरती और विनोद दोनों की से बातचीत होती थी। सर, सिकंदर ने ही आरती को आखिरी बार कॉल किया था और हत्या वाली रात क्राइम सीन पे इसका नंबर भी एक्टिव था। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आरती के साथ कुछ नहीं किया। जहां आरती का मर्डर हुआ वहां तेरा फोन एक्टिव था। अब ये बोल, विनोद भी तेरे साथ मिला हुआ है? क्या तूने विनोद को गायब किया? सर, मैं विनोद से मिला हुआ नहीं हूँ और मैं भला विनोद को क्यों गायब करूंगा? लेकिन सर, जब लास्ट टाइम मुझे विनोद मिला था तो वो आरती को लेकर बहुत परेशान था। विनोद, मैंने आरती को कल रात मेघनगर क्रॉसिंग पर ड्रॉप किया था। मैं खुद हैरान हूँ कि वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। तो आरती है कहाँ? वो विनोद बहुत डरा हुआ था सर, उसके माथे पर चोट भी लगी थी। कैसे लगी थी चोट? ये तो उसने बताया नहीं, शायद कुछ छुपा रहा था। लेकिन सर, लगता है कि आरती को लेकर कोई झगड़ा हुआ होगा। ये कहानी सुना के भटका रहा है हमें। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। विनोद और आरती इतने फोन क्यों करते थे तुझे? सर, वो विनोद मेरे गैराज में जॉब करता था। माना, विनोद तेरे गैराज में जॉब करता था इसलिए तुझे फोन करता था, पर उसकी पत्नी आरती क्यों फोन करती थी तुझे? सर, वो भी जॉब ढूंढ रही थी पर विनोद ने ही मुझे उससे मिलवाया था। सर, ये मेरी वाइफ है आरती, ये भी जॉब करना चाहती है। आपके तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं ना, इसको भी कहीं पे जॉब पे लगवा दीजिए ना। वो आरती के लिए जॉब ढूंढ रहा था या फिर तेरी बुरी नजर थी उस पर? क्या किया तूने उसके साथ? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आरती के साथ कुछ नहीं किया। उस रात भी वो मुझे रास्ते पर मिल गई थी। वो घर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही थी तो मैंने उसे मेघनगर क्रॉसिंग पर ड्रॉप किया था। आई एम सो सॉरी आरती, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे सीधे निकलना है, वरना तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। बाय। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। ये कहानी बनाना बंद कर, 5 मिनट के बाद सब बदलेगा। साले सर ऑटो ऑटो
सर सिकंदर को बहुत तोड़ा लेकिन वो कुछ उगला नहीं। डीएनए लो। और आरती की बॉडी से जो मेरे रेपिस्ट का डीएनए मिला, मैच करो। सर विनोद पर क्या लीड है? सर उसके फादर का फोन सर्विलेंस पे, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हो सकता है विनोद कहाँ गायब है ये सिकंदर जानता हो। एक काम करो, सिकंदर को जाने दो और नजर रखो उस पर। सर। मनीष सर, सिकंदर बोल रहा था कि जब विनोद उसके पास आरती को पूछने आया था तो विनोद के सर पे चोट लगी थी। आरती के घर से जो हमें ब्लड मिला है चेक किया, आरती का ही है। सर वो कमलेश देख। सर मैं देख। बेटर। सर ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। आरती के घर जो खून के धब्बे मिले थे वो आरती के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहे हैं। विनोद पर क्या रिपोर्ट है? सर विनोद की तो कोई लीड नहीं मिली, लेकिन मैंने आरती के घर वालों की एक्टिविटीज चेक की। जिस दिन आरती की हत्या हुई थी उस दिन आरती के फादर और उसका भाई, इन दोनों का फोन आरती के घर वाले एरिया में एक्टिव था। यानी कि उस दिन मेघनगर आए थे और इन्होंने हमसे झूठ बोला कि इनको मालूम नहीं था आरती और विनोद कहाँ रहते। एक टीम भेजो दोनों को उठाने के लिए। सर कंट्रोल रूम से फोन आया था, जैविकपुरा में एक और लड़की की लाश मिली है। पीछे हो जाओ। सलोनी की लाश को देखते ही पुलिस को लगा था कि शायद सलोनी की हत्या आरती की हत्या की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके की गई है। आरती की तरह सलोनी के साथ भी दुष्कर्म किया गया था और फिर उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया गया था। सलोनी का पति आकाश भी शक के घेरे में था और पुलिस सलोनी और आकाश से जुड़ी हर जानकारी जुटा रही थी। वहीं आरती के केस में आरती के पिता और भाई की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही थी। तुम दोनों ने बोला था कि तुम दोनों को पता नहीं था कि विनोद और आरती कहाँ रहते थे। 7 सितंबर को तुम दोनों मेघनगर में थे जहां आरती रहती थी। अंदर देखो। आरती, आरती। पापा अंदर भी नहीं है आरती। कहाँ है आरती? आरती नहीं है यहाँ पापा। पापा इससे जारी जोड़ेगा? मार के खत्म कर देंगे। मार देंगे। मार। कहाँ है हमारी बेटी? मुझे नहीं मालूम है। ये नहीं मानेगा ये। फोन कहाँ है इसका? आरती का नंबर होगा। आरती तू कहाँ है बेटा? पापा। आरती, आरती बता। साले हम लोग घबरा गए थे और हम दोनों वहां से चले गए थे साहब। ऐसे नहीं उगलेंगे दोनों। कटस! इन पैसे भरोसा नहीं कर सकते। इनका भी डीएनए लो और रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवाओ। हाँ मनीष बोलो। सर ये सलोनी और आकाश की आपस में बनती नहीं थी। पड़ोसियों ने कहा कि वो आपस में काफी झगड़ा करते थे और उसी की एक कुलीग ने कहा कि वो तो अपने पति से डाइवोर्स लेने तक की बातें कर रही थी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर झगड़े किन मियां बीवी के बीच में नहीं होते। ड्रामा बंद करिए। सब पता है हमें। सलोनी की हत्या से 3 दिन पहले तूने तेरी और सलोनी की 7 लाख की एफडी तोड़वाई थी। और क्या क्या किया तूने अब ये तो हमें बता। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जरूर इस सब में उसके चाचा का हाथ है। वो उससे 12 लाख रुपए मांगकर उसको टॉर्चर कर रहे थे सर। क्या? जी सर। सलोनी के पेरेंट्स की डेथ के बाद सलोनी के चाचा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था और उसे 12 लाख की मांग कर रहे थे कि अगर वो 12 लाख रुपए दे दे तो वो घर छोड़ देंगे। और सलोनी पैसा देने के लिए तैयार भी हो गई थी, इसलिए मैंने वो एफडी तोड़वाई थी सर। मुझे तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तुरंत। मैंने बोला ना तुमसे, वो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। देखो आकाश, प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे चाचा को 12 लाख रुपए का इंतजाम करके देना है। वो तुम्हारा अपना घर है, अपने घर के लिए तुम 12 लाख क्यों दोगी? वो पैसे तो मैंने बचा लिए, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो घर से सलोनी के गहने गायब थे। घर से सलोनी के गहने गायब और ये बात तू हमें अब बता रहा है? सर मैंने कल रात में ही चेक किया था। अरे ऋतुजा जी आइए आइए। दरअसल हम आप ही के बारे में इनसे बात कर रहे थे। अच्छा हाय विष्णु। नमस्ते, बैठिए। नाइस टू मीट यू। वैसे विक्रांत भाई आपके बारे में बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा
दरअसल वो अपना दफ्तरगंज वाला एरिया है ना, वहाँ की जमीन इन्हें पसंद है, खरीदना चाहते हैं। बस इनकी एक छोटी सी डिमांड है। डिमांड? जी, और वो डिमांड सिर्फ आप ही पूरी कर सकती हैं। लेकिन आपकी डिमांड क्या है? सर, ये सलोनी का पति ना बकवास बातें कर रहा है। लेकिन ये घर तो सलोनी के पिता के नाम पे था ना, तो उनके मरने के बाद लीगली ये घर सलोनी का होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन सलोनी के ना रहने से कब्जा तो आप ही का होगा ना। सर, आपके कहने का मतलब क्या है कि हमने सलोनी का हत्या करवा दिया? ऐसा हो भी सकता है। वैसे सलोनी से 12 लाख किस बात के मांग रहे थे आप? सर, सलोनी के पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उनकी बीमारी का सारा खर्च हमने उठाया था, और इसीलिए मैं सलोनी को बार बार फोन करके ये बताया करता था कि मेरे 12 लाख मुझे लौटा दो और ये घर का कब्जा ले लो, और वो तैयार भी थी मुझे पैसे देने के लिए। लेकिन उसका पति ना, मैं जानता हूं, वही उलूल जुलूल की बातें आप लोगों के कान में फूंक रहा है। उसका हिसाब हम कर लेंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा, आपका भी डीएनए होना है। मेरा? सर, सलोनी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया है, और आरती और सलोनी के दोनों की हत्या में एक ही जैसी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे सर पे पत्थर मार करके इनकी हत्या की गई, उसके अलावा लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियां फ्रैक्चर, और फिर ये गर्दन पर बाइट मार्क्स। डॉक्टर, सलोनी की बॉडी पे जो रेपिस्ट का डीएनए मिला है, वो डीएनए आरती की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच करता है क्या? सर, वो तो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। और मेरा मानना है सर कि दोनों का रेपिस्ट और कातिल एक ही आदमी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के गर्दन पे जो ये बाइट मार्क्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब आरती के रेप और मर्डर के लिए हम जिन लोगों पर शक कर रहे हैं वही सलोनी के रेप और मर्डर के सस्पेक्ट है। कमलेश सर, चेक करो, ये आरती और सलोनी एक दूसरे को जानती थी क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन कनेक्शन है क्या? काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को सलोनी और आरती के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन यह साफ लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाला और उनकी हत्या करने वाला आदमी एक ही था। देखते ही देखते इन दोनों केसेस ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। विमेन सेफ्टी को लेकर पुलिस पर सवाल उठने लगे, और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को फिर से हैरान कर दिया। कमलेश, कहां था तू? ये टाइम है आने का? रो क्यों रहा है? मनीष, क्या हुआ? ऋतुजा का कुछ पता नहीं चल रहा है यार। हमारी पत्नी कल रात से गायब कैसे? कमलेश, कुछ मालूम नहीं चल रहा है सर। रोज की तरह रात को घर पहुंचा तो ऋतुजा घर पर नहीं थी सर। नॉर्मली 6-7 बजे तक घर पहुंच जाती है। इधर हमने इंतजार किया लेकिन वो आई नहीं। फिर हमने उसके पार्टनर विक्रांत को फोन लगाया सर। विक्रांत, ऋतुजा अभी तक घर नहीं पहुंची है, तुमसे कुछ बोल के गई है क्या? वो तो शाम को 5:30-6 बजे के आसपास ही दुकान से निकल गई है। सर, रात भर ढूंढते रहे लेकिन कुछ। कमलेश, ये बात तुमने हमें रात ही क्यों नहीं बताई? सर, हमें लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कमलेश, हिम्मत रखो, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी पत्नी ऋतुजा को। सर, हामिद बोलो। हाँ सर, वो आरती के पति विनोद का फोन कानपुर में ऑन हुआ था। कानपुर पुलिस से कांटेक्ट करो, इसकी अपडेट दो, शायद वहां से हमें कोई लीड मिल जाए। सर, ऋतुजा जी को लेकर मैं खुद परेशान हूं सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कल रात घर क्यों नहीं गई। कल ऋतुजा जी कितने बजे निकली थी यहाँ से? करीब 5:30 बजे। विक्रांत, वो राजीव नगर वाला घर अगले महीने खाली हो रहा है, तो उसके लिए किराएदार ढूंढना है। हम चलते हैं, बाकी की बात सुबह करेंगे। और उन्होंने आपको बताया था कि वो कहाँ जा रही हैं? नहीं सर, बताया तो नहीं था, लेकिन मुझे तो लगा कि वो घर ही गई होंगी। आपको किसी पे शक है? शक तो नहीं है सर, लेकिन हाँ, एक बात थी जो मैं कमलेश जी को फोन पे बताना भूल गया। कैसी बात? सर, कल एक विष्णु नाम का आदमी आया था
हमारा दफ्तरगंज वाला एरिया है, वहाँ की ज़मीन खरीदनी थी उसे, लेकिन उसकी एक डिमांड थी जो ऋतुजा जी को पसंद नहीं आई। आपकी डिमांड क्या है? एक्चुअली ऋतुजा जी, वो जो ज़मीन है उसके एकदम पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ज़मीन का टुकड़ा हमें मिले। वो ज़मीन उन आदिवासियों की है, आपको कैसे मिल सकती है? तो उनको कुछ पैसे दे देंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, हमें वो ज़मीन का टुकड़ा चाहिए और हम जानते हैं कि वो काम सिर्फ आप करवा सकती हैं। वैसे भी आपके पति तो... उठ जाइए, उठ जाइए और निकलिए यहाँ से। आप बदतमीजी कर रही हैं। तो क्या हाथ उठा के बात करें? ऋतुजा जी ने जिस तरह उसे भगा दिया, हो सकता है उसी ने उसका बदला लिया हो। कौन था ये आदमी? इसका कुछ नाम एड्रेस मालूम है आपको? हाँ सर, बताएं। सर, कमलेश जी की बीवी ऋतुजा का फ़ोन कल रात हरिनगर एरिया में बंद हुआ था। कमलेश से पूछो कि हरिनगर में उसकी जान पहचान वाला कोई रहता है क्या? सर, हमने कमलेश जी से बात की है। उनका कहना है कि वहाँ उनका ऐसा कोई भी नहीं रहता जहाँ ऋतुजा जा सके। तो पूरे हरिनगर में अच्छे से पूछताछ करो। सर, एक तरफ हेड कांस्टेबल कमलेश की पत्नी ऋतुजा की तलाश की जा रही थी, तो विनोद को भी एक प्राइम सस्पेक्ट मानकर ढूंढा जा रहा था। दोनों क्राइम सीन्स के एरिया के आसपास मौजूद कई सीसीटीवी फुटेजेस को लगातार खंगाला जा रहा था। वहीं ऋतुजा के पार्टनर विक्रांत के बयान के आधार पर अब विष्णु बिष्ट को भी तलब किया गया। सर, ऋतुजा जी ने जब मना किया तो मैंने बात वहीं खत्म कर दी। बात खत्म नहीं हुई। ऋतुजा ने जलील करके निकाला था तुझे, पूरा तो लगाओ। सर, लगा था, लेकिन मैं वहां पे अपनी मर्जी से नहीं गया था। मुझे विक्रांत ने फोन करके बुलाया था। विक्रांत ने? जी। उन्होंने कहा था कि ऋतुजा मेरा काम करवा देगी, लेकिन उसने तो उसके मुंह के सामने ही मना कर दिया। फिर मैं वहां से चला गया। सर, हरिनगर के जंगल में कमलेश की बीवी ऋतुजा की लाश मिली है। पीछे। हमने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए हो? आप तो हमारे गब्बर है। हेलो, ठीक है सर, विनोद कानपुर में पकड़ा गया है। सर, मैं आरती से बहुत प्यार करता था। मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भागा क्यों था? सर, मैं डर गया था। उस दिन जब आरती के घर वाले आए तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। तब तो मैं वहाँ से चले गए थे, लेकिन उस रात आरती घर पर नहीं आई। और फिर आरती की हत्या की खबर पढ़ के मैं बहुत डर गया था सर। डर गया था? अगर डर गया था तूने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है? सर, मुझसे गलती हो। पैसों की तंगी में मैंने आरती की लाइफ बर्बाद कर दी। पैसे की तंगी? तो कहना क्या चाहता है? सर, मैं चाहता था कि आरती की जॉब लग जाए, लेकिन सिक्का ने मुझसे कहा कि अगर मैं आरती को उसके साथ... वो तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? आरती, समझने की कोशिश करो। 3 महीने से किराया नहीं दिया है, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। और आरती, अगर तुम नहीं मानी ना तो मकान मालिक हमें घर से बाहर निकाल देगा। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं चंद पैसों... आरती, चंद पैसे नहीं है, जरूरत है हमारी अभी। तो क्या करें, घर चले जाएं? एक्सेप्ट करेंगे वो? मार डालेंगे आरती हमें। आरती, जब तक मुझे कुछ अच्छा काम नहीं मिलता तब तक कर लेते हैं ना। हेलो आरती, तू कहाँ है बेटा? पापा। आरती, आरती बता साले। तो जब मुझे पता चला कि आरती के साथ इतना सब कुछ हुआ है तो मेरा शक सीधा सिकंदर पर ही गया। लेकिन अगर मैं आपको उसके बारे में बताता, मुझे ये भी बताना पड़ता कि आरती को वहां पर क्यों बेचता था। अपनी बीवी से धंधा करवाता है और बोलता है भरोसा करो। तोड़ साले को। सर, सर, मैं मानता हूँ कि मैं आरती के साथ रिश्ता रख के विनोद को पैसे देता था,
लेकिन सर उस रात मैंने आरती को मेघनगर क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद आरती के साथ क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं मालूम सर। आरती के अलावा और किन किन लड़कियों के साथ रिश्ता है तुम्हारा? बहुत सी लड़कियों के साथ, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सच। ये सलोनी है, इसके साथ भी तुम्हारा रिश्ता था? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। कमलेश, तुम्हें विक्रांत पर शक नहीं है? नहीं सर, ऋतुजा ने कभी विक्रांत के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं। विष्णु ने हमें बताया कि उसने विक्रांत के कहने पर ही दफ्तरगंज की ट्रैवल एरिया वाली जमीन खाली करवा के खरीदने की डिमांड रखी थी। हो सकता है ऋतुजा का मना करना विक्रांत को बुरा लगा हो और विक्रांत ने ही ऋतुजा का रेप और मर्डर किया हो, बाकी दोनों मर्डर्स का एमओ इस्तेमाल कर। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर मैंने दोनों क्राइम सीन के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें एक कॉमन आदमी नजर आया है। ये देखिए सर, ये आदमी मेघनगर में आरती के पीछे जाता हुआ दिख रहा है और जैविकपुरा में सलोनी के पीछे। है कौन ये आदमी? सर खबरियों से पता लगवाया मैंने, ये एक चरसी है, नशे के लिए चोरी लूट करता है, हमने इसे उठवा लिया है। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मामूली सा चोर हूं सर, रेप नहीं किया सर मैंने। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुट्टो सर नहीं सर वो चरसी भी कुछ नहीं हुआ है। उसका बढ़िया ले लो और ऋतुजा के मर्डर के दौरान कमलेश की एक एक एक्टिविटीज चेक करो। सर किशोर, तीनों विक्टिम्स का कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी और को अपना शिकार बनाए। सर वो दोनों लड़के को सर मैंने ही मारा है सर। लेकिन तीसरा मर्डर मैंने नहीं किया सर। सर नशा करने के बाद मुझे पता नहीं चलता है सर मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। कुत्ता साले। नहीं सर, सर आप कहना क्या चाहते हैं? हमने वो मर्डर? हाँ यही कह रहा हूं मैं, वो मर्डर तुम ही ने किया। सर ऋतुजा हमारी बीवी थी, आप जैसा सोच रहे हैं वो गलत है। पिछले 25 सालों से पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आज तक वर्दी पर दाग नहीं आने दिया है। कमलेश की किताबी बातें बंद कराओ। तो आप भी फैक्ट रखिए ना सर। हमें फंसाने की साजिश हो रही है सर। कैसे साजिश? जो भी कहना चाह रहे हो खुल के बोलो। हम कुछ नहीं कहना चाहते सर। अगर आपको लगता है कि हम कातिल हैं तो प्रूव करके दिखाइए। हेलो डॉक्टर, ऋतुजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आर यू श्योर डॉक्टर? सर क्या है ये सब? इतने सालों काम करने की तुम प्रूव करने की बात कर रहे थे ना, अब हम प्रूफ के साथ आए हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? वो ये कि तुम्हारी पत्नी ऋतुजा की बॉडी पे जो खरोंच के निशान मिले हैं वो आरती और सलोनी की बॉडी पे मिले खरोंच के निशान के जैसे तो हैं, लेकिन एक ही आदमी ने नहीं बनाए। हाँ, कुछ समझा नहीं। ऋतुजा की बॉडी पर खरोंच के निशान पर्पसली बनाए गए। आरती और सलोनी की बॉडी पर जो खरोंच के निशान मिले हैं वो तब बने जब वो जिंदा थी। अभी बात हुई मेरी डॉक्टर से, डॉक्टर का कहना है कि ऋतुजा के गले पे जो बाइट मार्क है वो आरती और सलोनी के गले पे मिले बाइट मार्क से बिल्कुल अलग है, मतलब अलग आदमी का है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि ऋतुजा का रेप नहीं हुआ था, जबकि आरती और सलोनी का रेप हुआ था।
आरती और सलोनी के केस का एमओ ऋतुजा के मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह बनता है कि आरती और सलोनी के केस के एमओ की बारीकी हमारी टीम और पोस्टमार्टम डॉक्टर के अलावा किसी और को तो मालूम नहीं। हमने ना ही किसी अखबार में दिया, ना ही सोशल साइट पर। यह एमओ कुछ ज्यादा ही परफेक्टली इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमें तुम पर शक हुआ। और हमने जब तुम्हारे घर पे नजर रखी तो हमें कलसी नाम की लड़की के बारे में पता चला। रिश्तेदार है ना तुम्हारी। हमने कलसी और तुम्हारे बेटे सनंत दोनों को उठवा लिया। सर, हम और सारंत एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा सारंत के साथ ही शेयर करते थे और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के करीब आ गए। तुम दोनों तो कजन हो ना, फिर भी। सर, हमसे एक बार भूल हो गई थी। हमने सोचा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर। मैं उस वीकेंड पे हॉस्टल से सीधा घर पे आया था और मम्मी पापा की एब्सेंस में सारंग, बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, कजिन हो तुम उसकी, बड़ी बहन हो। हम डर गए थे सर, और पापा को बताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने पापा को कॉल किया सर। हेलो पापा। क्या हुआ मम्मी को? पापा, मम्मी। ऋतुजा, क्या हुआ है? सच सच बताओ क्या हुआ है? दोनों लोग तुम सच सच बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो पापा। सर, हम अपने बेटे को बचाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसको गिड़गिड़ाते देख हमारा मन पसीज गया। सोचा कि ऋतुजा को तो खो ही चुका हूं, और अब बेटे। हम मानते हैं कि हम अपने फर्ज से डगमगा गए थे सर, पर हम बेबस थे। बेबस थे साहब। आरती और सलोनी वो बेबस पीड़िताएं थीं जिनके अपनों ने कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन कमलेश जिस बेबसी से लड़ रहा था, उस बेबसी में शायद कोई भी अपने फर्ज से डगमगा सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सही और गलत का तराजू हमें ऐसे असमंजस में डाल रहा हो, तो हमारे फैसले का पलड़ा सच और सही की तरफ झुकना चाहिए। क्योंकि झूठ और गलत को जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन फिर भी रोज सुबह अखबारों में महिलाओं से जुड़े अपराध की डरावनी और चौंकाने वाली खबरें पढ़ने को मिलती हैं। लड़कियां अपने हक, अपनी आजादी की लड़ाई देश की आजादी के बाद भी लड़ रही हैं। जैसे जंगल में अपने शिकार को दबोचने के लिए जंगली जानवर उसके पीछे भागते हैं, कुछ वैसा ही दृश्य था यहाँ। आखिर कौन थी ये लड़की और कौन थे वो लोग, और क्यों उन्होंने इस लड़की को इतनी बेरहम मौत दी? इसके पीछे का सच और हमारे समाज की मानसिकता को समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी है 2 बहनों की, प्रिया और चित्रा। किसका वीडियो देख रही है ताई? जीजू का वीडियो? नहीं नहीं कुछ नहीं। रुक 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 रुक। अरे देख, तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। लगता है जीजू तुझे पूरी रात सोने नहीं देते। चल ये सारी बातें छोड़, वैसे आज तक तेरे और जीजू के बीच में क्या क्या हुआ है? अरे बता ना ताई, बता ना। प्रिया, सच बताऊं? हाँ बता। इधर आ मेरे साथ। तेरे जीजू और मेरे बीच आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो रात भर कमरे में आते ही नहीं है। अकेले कमरे में सोती हूँ। ताई देख, तू बुरा मत मान, मुझे ना जीजू का बर्ताव थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है उनका कोई अफेयर हो। तू ना जीजू पे नजर रख।
किसने कहा दबाने के लिए? शांत हो शांत हो आता सांग काय झालंय क्यों मार रहा था बहू को बाबा तुम्ही मध्ये पडू नका ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है रोशन मैंने कहा था ना आपसे उस लड़की में जरूर कुछ खोट है जब चाहो मंदिर में बैठी रहती है बड़बड़ाती रहती है उसके आस पड़ोस के लोग भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं उसको कैसे आपने पसंद किया देवत जाने बाबा रुक्मिणी वहिनी भाजी आणली बाजारातून भाजी आणली तुला काय वाटलं तू यहाँ कुछ भी करेगी और हम देखते रहेंगे सच सच बता क्या कर रही थी वरना पूरे गांव को बता दूंगी मैं हमारे यहाँ चुड़ैल को जला देते हैं ठीक है जला दीजिए मुझे आपको क्या लगता है अगर आप पूरे गांव को बता देंगी तो मैं नहीं बता सकती कि आपका बेटा रात को उस कमरे में क्या करता है तू चित्रा कहाँ गई थी शमशान में तुझे अगर किसी ने ऐसा देख लिया ना तो लोग क्या करेंगे कल इसके ससुराल वाले इसे ले जाने आएंगे तब क्या करेंगे हम लोग बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगी नहीं रहूंगी बेटा मेरी बात सुन आइक वहां से बेटा किसी को नहीं छोड़ूंगी सबको सबक सिखाऊंगी क्या कर रहे हो मगज पसंद बोल तो तुला कळत नहीं का तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ मालूम है तुझे दहेज में कितना पैसा दिया मालूम है तुझे को मेरे सर पर कितना कर्जा हुआ है कम से कम इस बात का तो लिहाज कर सुन प्रिया की शादी होनी है अगर तू ऐसा करेंगी तो उसकी शादी कैसे हो पाएगी आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो नहीं जाना मुझे वहां वो रोशन बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है मैं खुश नहीं हूँ वहां मैं नहीं जाऊंगी चित्रा चित्रा आओ वो कृष्णा जी और रुक्मिणी जी को बुला लो हो आता तेच केलं पाहिजे कारण चित्रा काय ऐकत नाही आपलं अबे रुक पकड़ उसे रुक चित्रा बेटी चित्रा बेटी मेरी बात सुनो अब गुस्सा छोड़ दो छोड़ दो मुझे छूना नहीं क्या हुआ चित्रा बेटा सुनो छोड़ो मुझे क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो तुम चित्रा ये क्या है ये भाऊ हमने चित्रा को समझाने की लाख कोशिश की लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रही है वो आपके घर आने के लिए राजी नहीं है काय कर ऐसा था मैं सब समझती हूँ ये सब मिले हुए हैं मिली भगत है इनकी ताकि समाज में हमारे खानदान की नाक कट जाए लोग तो बोलेंगे ना देखो देखो इनकी बहू भाग गई इनके बेटे में ही खोट है नहीं चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है हाँ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गांव के सामने बता दो चित्रा तंत्र विद्या करती है नहीं चाहिए वो कुछ तंत्र विद्या वगैरह करती नहीं है वो पूजा करती है कुछ गलत काम नहीं करती और अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है लड़की वापस नहीं जाएगी तो बदनामी तो होगी ना भाऊ बदनामी का क्या वो तो पहले ही हो चुकी है एक और बेटी है तिशा लगना सका है अब कौन करेगा उसके साथ शादी एक रास्ता है दिनकर तुम अपनी छोटी बेटी का ब्याह इनके बेटे रोशन से कर दो लेकिन अरे लेकिन क्या समझता हूँ शादी में कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा हाँ और जो शादी में जो खर्चा लगेगा दोनों दिन बांट लेना क्यों सही बात हो आम्हाला चालेल ठीक आहे जशी तुमची इच्छा बस मानता हो गई प्रिया तू सच में रोशन से शादी करने जा रही है प्रिया मेरी बात सुन रोशन अच्छा लड़का नहीं है तू वहां खुश नहीं रहेगी वो
तो सही है। प्रिया, तूने उसकी बात नहीं सुनी ना, तो वो तुझे मारेगा, गाली देगा। ताई, मैंने तय कर लिया है कि मैं रोशन से ही शादी करूँ। क्या कर रही है तू? चुप रह। और ऐसे रोज एक चुटकी बबूल पानी में मिलाकर पीना, हाँ? इससे वो तुझे मार नहीं पाएगा। क्या बोल रही है ताई? हंसती क्या है? हाँ, जो कह रही हूँ ना वो सुन। और ये रख। ठीक है ताई। हंसती है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ बता ही दिया होगा, और अगर नहीं बताया तो सुन लो, रात को जब तुम इस कमरे में सोने आओगी तो उसके बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। सुबह तक तुम कुछ देखोगी या तुम कुछ सुनोगी, और अगर ये सब कुछ तुम ठीक तरीके से करती हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये वादा है मेरा। चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ और कल भी तुम्हारी ही रहूंगी। हटिए आप लोग, चलिए हटिए, चलिए चलिए दूर चलिए, चलिए साइड होइए, सबको पीछे करो। 23-24 साल की लगती है मैडम। बॉडी को आधा जलाया गया है, हो सकता है कि रेप भी किया गया। फिर इसे पूरी तरह से क्यों नहीं जलाया, या फिर आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की है? किसी ने कुछ देखा है? नहीं मैडम। शिरके, इस पूरे इलाके में बस एक ही घर है। किसका घर है ये? मेरा घर है मैडम, मैंने आपको फोन करके बुलाया। अच्छा, क्या देखा आपने? सुबह उठकर मैं इधर से जा रहा था, तभी मैंने लाश देखी। सुबह देर रात कुछ गड़बड़ फील हुई आपको? हाँ मैडम, कल रात को मैं पेशाब के लिए बाहर आया था, तभी मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मुझे लगा विद्रोही आ गए, इसके लिए मैं डर के अंदर भागा। मतलब ये विद्रोहियों का काम है? नहीं, मुझे नहीं लगता है विद्रोहियों का काम है। अगर विद्रोही इस लड़की के साथ कुछ गलत करते तो इस तरह से बॉडी आधी जलाकर नहीं छोड़ देते, इसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करते। ये किसी और का काम है। एक काम करो, आसपास सगर चेक करा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है मैम। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। सर, ये कहीं एक और रेप केस तो नहीं? शहर इतना असुरक्षित क्यों होता जा रहा है? आखिर पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? जवाब दीजिए सर। देखिए, इस केस की जांच के लिए मुझे अभी भेजा गया है। जांच होगी और जैसे हमें कुछ डिटेल्स पता चलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आपने कहा कि आप स्पेशली इस केस के लिए आए और आपके पास कोई डिटेल नहीं है। इसे आपकी लापरवाही समझे या कोई कैजुअल एटीट्यूड? ये इतना बड़ा केस हुआ, आपको कैजुअल लगता है? कैजुअल लगता है आपको? आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। सर जवाब दीजिए। सर जवाब दीजिए। जनता की सुरक्षा करने वाले इतने लापरवाह क्यों हो चुके हैं? ये सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। बॉडी की पहचान हुई? नहीं सर, बॉडी का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका है और बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। लेकिन सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट है या नहीं चेक करने के लिए मैंने शिंदे को भेजा है। वैसे जलाने के लिए इस्तेमाल क्या किया है, पेट्रोल या केरोसिन? आई थिंक पेट्रोल। फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा। मैं कमिंग सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइए। सर, रेप केस है, पहले रेप और फिर जलाया। विक्टिम की डेड बॉडी जली हुई पाई गई थी। मीडिया ने गैंग रेप का अंदाजा लगाया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये केस देश भर के लोगों की निगाहों में आ गया और दिसंबर 2019 का ब्लैक हेडलाइन केस बन गया। जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। औरतें हैं ना,
शहर में हो या गांव में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। खरच चिंता की बात तो है, लेकिन ये लड़की अपने गांव की तो नहीं है ना? नाही रे, अरे कशाला एवढा त्रास करून घेता? यहाँ सब कुशल मंगल है, गणपति बाप्पाचा आशीर्वाद आहे ना आपल्या पाठीशी। हमारी भाऊ बेटियों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होगा। पण जे झालंय ना ते भयानक झालंय। खून खोलता है ऐसी हैवानियत देखकर। लेकिन दादा, तू तो मिलिट्री में था ना? तेरी बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ था तो तू तो सीधा गोली मार देता ना, हो कि नहीं? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को लीक किसने की? विक्टिम का रेप करके उसे जलाया गया है, ये बात मीडिया को कैसे पता चली? आपको पता है हमारी एक गलती की वजह से मर्डरर हमारे रडार से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाएगा। काय शिर्के, बोला। सर हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन लीक होना इम्पॉसिबल है सर। तो फिर कैसे पता चला मीडिया को? मैं कभी सर? हाँ काय? सर पीएम रिपोर्ट डॉक्टर ने लिख की है, सभी चैनल पर उसी का ही इंटरव्यू चल रहा है। लाओ सर। जी बिल्कुल, एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। 4 से 5 लड़के हो सकते हैं। फिर उस लड़की को अधमरी हालत में जलाया गया है। झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर। डॉक्टर मुझे लगता है ये केस बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लड़की का रेप नहीं हुआ है। देखिए, आप मेरे तजुर्बे के साथ मेरे प्रोफेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बिल्कुल उठा रहा हूँ, क्योंकि तजुर्बा मेरा भी है और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की का सिर्फ मर्डर हुआ है, इसलिए बॉडी की पहचान ना हो, इसलिए उसकी बॉडी का सिर्फ चेहरा और ऊपरी हिस्सा जलाया गया है। अगर रेप हुआ होता तो पूरी की पूरी लाश जलाई जाती, रेप का सबूत मिटाने के लिए। दूसरी बात, अगर लड़की को जिंदा जलाया जाता तो लड़की शोर मचाती, चीखती, उसकी आवाज कोई सुनता, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब लड़की को पहले मारा गया और फिर जलाया गया। ये आपकी बनाई हुई कहानी है। शिर्के, बॉडी को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करो, दोबारा पीएम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, बस आप दुआ कीजिए कि आपकी रिपोर्ट इस दूसरी रिपोर्ट के साथ मैच हो, वरना आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। चला शिर्के। पुलिस पर मीडिया और डिपार्टमेंट के सीनियर्स दोनों का प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस ने पूरे नागपुर शहर में तहकीकात की, हिस्ट्री शीटर्स, रोड रोमियोज को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिन लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी उनके घर वालों को बुलाकर शिनाख्त करवाई गई, पर किसी ने कोई पहचान नहीं दिखाई। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या इस अनजान लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज भी हुई थी? पुलिस ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी और आखिरकार उन्हें इस केस से जुड़ा पहला क्लू मिला। इंस्पेक्टर साहब, हमारे जो पड़ोसी है ना, उनकी बहू बहुत दिन से गायब है और वो जो लोग हैं उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना कि उसके मायके के लोगों को कुछ बता रहे हैं। क्या नाम है लड़की का? प्रिया। और पति का? रोशन वाघमारे। जो भी है वो सच सच बता दो, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत करना, वरना हमारे पास बहुत तरीके हैं सच उगलवाने के जो आप सह नहीं पाओगे। किसके लिए? जी मैडम, वो आपके लिए। हाँ बताइए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कब? और आपको कैसे पता वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? उस रात एक हॉर्न की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुली। इतनी रात में कौन हॉर्न बजा रहा है ये देखने के लिए मैं खिड़की पे आया। एक मिनट, आपकी बीवी और आप एक कमरे में एक दूसरे के आजू बाजू में सोए थे और आपको पता ही नहीं वो भाग गई? नहीं, वो उस रात मैं दूसरे कमरे में सोया था। क्यों? मेरा व्रत था इसलिए। क्या हम ये कहानी मान ले? आपकी बीवी भाग गई, कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? वो कैसे बताते? बदनामी से किसे डर नहीं लगता है, और हमारी बहू तो उसके आशिक के साथ भाग गई, ये जानने के बाद तो गांव वाले हमारा जीना मुश्किल कर देते। आपको भी डर था बदनामी का? इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं। देख, 2 कौड़ी की लड़की के लिए इज्जत को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? ये बताइए, उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? उसका नाम शायद नवीन था। शिर्के, प्रिया के मोबाइल सर्विलेंस पे लगा दो, उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो वो सबसे ज्यादा किससे बात करती है। एक बार उसके बॉयफ्रेंड का पता चलेगा तो उस तक पहुंचना आसान होगा।
मैडम मुझे लग रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। डेड बॉडी का और प्रिया का कुछ ना कुछ संबंध है। मैडम, प्रिया के बारे में कुछ पता चला? हाँ काका, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। नहीं मैडम नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। रोशन की ये दूसरी शादी है। पहली शादी इसी लड़की के बड़ी बहन से हुई थी, जो कि 2 महीने नहीं टिकी। वो अपने घर वापस चली गई। क्यों? वो तो मालूम नहीं, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आपको उन लड़कियों का घर पता है? हाँ, जो गलत है वो गलत ही है ना बेटा, रोक दे ये सब, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ पूरा घर बर्बाद हो जाएगा रोशन। देखो पुलिस घर के चौखट तक आ पहुंची है ना, बंद कर दे ये सब। माँ मुश्किल है। अरे मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखती हूँ। रोशन सुन, किस्मत से ज्यादा किसी को क्या मिला है मैडम? मेरी दोनों बेटियों की किस्मत ही खराब। ये सब उस रोशन की वजह से ही हुआ है। उसने और उसके परिवार ने मिलकर मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैडम मुझे ये बताइए, आपकी बेटी प्रिया, उसने भागने से पहले आपसे बात की थी? प्रिया? ये खबर मुझे आपसे पता चली। ये बताइए, आपकी दूसरी बेटी चित्रा कहाँ है? नागपुर मुंबाजी के आश्रम में। क्यों? मैडम उसे बहुत सदमा लगा था। जब उसकी शादी टूट गई तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी थी। पूरा दिन स्मशान में बैठ जाती थी। क्या चल रहा है सब यहाँ पे? धीरे धीरे ये बात सारे गांव में पता चली तो सारे लोग उसके बारे में बात करने लगे। हर कोई उसे डरने लगा है। सुना है जिसके साथ उसका झगड़ा है उसके ऊपर काला जादू करती है चित्रा। देखिए, मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई है, क्या करता मैं तुम्हें सगन से माफी मांगता हूँ। दिनकर भाऊ, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आप हम सब से वादा कीजिए गांव वालों से कि आप आपकी बेटी को गांव के बाहर छोड़ के आएंगे, नहीं तो पंचायत फैसला करेगी। क्यों गांव वालों? चलो रे, चलो। ओ भाऊ, देवा, आता काय करायचं? ये पूरे गांव वालों के साथ कैसे लड़ेंगे? इसीलिए तो कब से कह रही हूँ, सन्यासी बनना है मुझे, मुंबाजी के आश्रम में छोड़ाओ, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें उसकी फिक्र थी मैडम, इसलिए इन्होंने छुट्टी ली और उसे मुंबाजी के आश्रम छोड़ा। कहाँ काम करते हैं आप? न्यू लाइफ बैंक में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे चित्रा का नंबर चाहिए। हाँ, देता हूँ मैं। वैसे वो मुंबाजी का आश्रम है कहाँ? रामटेक। शिर्के, कैसी लगी कहानी? काफी इंटरेस्टिंग थी। अब पता करो कहानी में सच कितना है, झूठ कितना है। चित्रा के साथ साथ दिनकर का मोबाइल भी सर्विलियंस पे लगा दो, तब पता चलेगा दिनकर ने चित्रा को सच में मुंबाजी के आश्रम में छोड़ा था या सिर्फ कहानी बनाई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2 PM रिपोर्ट आ गई है। आपने सही कहा था, लड़की का रेप नहीं हुआ है सर। पहले उसे गोली मारी गई, फिर उसे जलाया गया। मैं जानता था। चित्रा और प्रिया के मोबाइल का क्या हुआ? सर दोनों के फोन अभी तक स्विच ऑफ है। इनफैक्ट दोनों के फोन नागपुर में ही स्विच ऑफ हुए थे। इसका मतलब चित्रा भी आश्रम में नहीं है। और दिनकर की फोन लोकेशन? सर मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दिनकर ने ही चित्रा को मुंबाजी के आश्रम में छोड़ा था। सर एक्चुअली PM रिपोर्ट में और एक चौंका देने वाली बात है। क्या? विक्टिम के बॉडी में मेल्टेड बुलेट मिली है सर। मेल्टेड बुलेट? यस। दिनकर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास राइफल तो होगा ही। ये दिनकर और रुक्मिणी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक ही घर की 2 लड़कियां गायब होती हैं और ना मायके वालों को कुछ पड़ी है ना ससुराल वालों को। कहीं ये लाश इन दोनों बहनों में से किसी एक की तो नहीं है? लेकिन अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों बहनें नागपुर से इतनी दूर मर्डर स्पॉट पर उस खेत में क्या करने गई थी? नहीं, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, दिनकर और सावित्री का DNA इस लाश के साथ मैच करो। इन 2 बहनों में से किसी एक का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और शिर्के, तुम मुंबाजी आश्रम हो सकता है वहां कुछ लीड मिल जाए। ठीक है सर।
बाबा जी की जय हो। जय हो। ये आपके लिए। बढ़िया। बाबा जी, हम चित्रा के मामा मामी हैं। चित्रा अक्सर यहाँ पे आती थी, आपको तो पता ही होगा। बहुत होनहार छात्र थी हमारी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत थी। बहुत मानती थी मुझे। उसे तांत्रिक विद्या सीखनी थी, इसलिए यहाँ आई थी। अच्छा, तो अभी चित्रा कहाँ पे है बाबा जी? पता नहीं बेटा। आप यहाँ आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड तो रखते ही होंगे बाबा जी। बेटा, ये भगवान का घर है। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। हाँ, वो बात तो है। आपने कहा कि वो आपकी होनहार छात्रा थी, तो फिर उसने आपको तो बताया होगा कि वो कहाँ गई है या फिर कहाँ जा सकती है। आप उसकी बहन से पूछ लीजिए, वो उसके पास रहेगी। तो बाबा जी, प्रिया भी यहाँ आती थी? हाँ, कभी कभी आती थी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आई थी। क्यों बाबा जी? अब इतना तो पता नहीं बेटा, लेकिन दोनों काफ़ी दुविधा में थी। शायद कुछ पैसों का मामला था। चल निकल यहाँ से। अब काय को आई है मेरे पास पैसे मांगने? हाँ, जब तेरे को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मत कर उससे शादी। अरे शुक्रिया तो तुझे मेरा करना चाहिए। मेरी वजह से तू शादी से बाहर आ पाई है। अगर मैं नहीं होती तो अभी तक तू वही सड़ रही होती। अच्छा, इतना प्यार? चल चल, झूठ मत बोल। बढ़िया ये एहसान करने वाली। और एक बात याद रख, मैंने नहीं बोला था तुझे उस दलदल में जाने को। हाँ, अब गई है ना तो खुद ही बाहर निकल। हाँ हाँ, निकल जाऊं। मुझे पैसे की जरूरत। मेरे पास कहाँ है पैसे? ठीक है, तू बाबा को फोन लगा और बोल तेरे हिस्से के जो पैसे है ना वो मुझे दे दे। तू जानती नहीं है दीदी, नवीन को पाने के लिए मैंने उस घटिया रोशन से शादी की है। मतलब समझ रही मैं क्या क्या कर सकती। चल ला पैसे निकाल। की दे रही है मुझे? जा, नहीं देती पैसे। जो करना है कर ले, चल जा। दोनों बहनें गायब थी। दोनों में पैसों की वजह से अनबन हो चुकी थी। क्या ये कारण था उन दोनों में से किसी एक के कत्ल का, या फिर कारण कुछ और था जहां पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई थी? सावित्री और दिनकर की डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि कत्ल चित्रा या प्रिया में से किसी एक का हुआ था, लेकिन किसका? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? मेरे बच्चे। दूसरी रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था, और उसके शरीर में मिली मेल्टेड बुलेट ये बता रही थी कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। क्या राइफल याद है? इसी से मारा ना अपनी बेटी को? नहीं नहीं मैडम, भला मैं क्यों मारूंगा अपने बेटी को? क्या वजह हो सकती है? अगर तुमने चित्रा को मारा है तो वजह यह है कि तुम उससे तंग आ गए थे, क्योंकि चित्रा अपनी शादी तोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गई थी, तुम्हारी नाक कट गई थी। और अगर तुमने प्रिया को मारा है तो उसकी वजह भी हम पता लगा लेंगे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप यकीन कीजिए मेरा। फिर ये राइफल खाली क्यों है? साहब कसं सांगू तुम्हाला, हमें बुलेट्स घर लाने के लिए अलाउड नहीं है, और वैसे भी ड्यूटी खत्म होते ही मैं बुलेट्स सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा, इस कागज में साफ लिखा है कि तुमने 2 एक्स्ट्रा बुलेट्स खरीदी थी, उसका क्या? साहब वो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है ना, उस दिन मैं एक बुलेट फायर करता हूँ। पिछले साल भी दशहरे के दिन मैंने एक बुलेट फायर की थी। और दूसरी बुलेट सीधे अपनी बेटी पे फायर की है ना? नहीं साहब, वो बुलेट जो है ना, एक बुलेट वो मैं शिकार पे गया था तभी फायर की थी मैंने। झूठ बहुत अच्छा बोलता है रे तू, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि तूने अपनी बेटी का मर्डर किया है या नहीं। पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि आखिर कत्ल किसका हुआ है, प्रिया का या चित्रा का। केस अंदर ही अंदर नया जाल बुन रहा था, और तभी पुलिस के हाथ इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लगी। प्रिया का बॉयफ्रेंड नवीन, जो अब तक फरार था। प्रिया की शादी होने के बाद तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन प्रिया सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहती थी, और वो इसलिए तुमसे जबरदस्ती कर रही थी। उससे तंग आकर तुमने प्रिया का मर्डर कर दिया, और उसकी लाश कोई ना पहचाने इसलिए उसकी लाश को जला दिया। ये हमको पता है। अब तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो राइफल कहां से लाए थे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और प्रिया जिंदा है। क्या? प्रिया जिंदा है? हाँ सर, और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। सर, प्रिया के आई बाबा ने उसकी शादी रोशन से तय की थी। और उसके बावजूद तुमने प्रिया से शादी की? हाँ सर, उसके शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि सर उसने जो मुझे दिखाया सर, वो देख के मैं हैरान हो गया था। प्रिया तू काम आजा आगे लग लिया इस। नवीन, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? अब जल्द से जल्द हम भाग जाते हैं, फिर सारी जिंदगी हम साथ में रहेंगे। नवीन, काय झालंय तुला?
कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो चुके हैं। नवीन बग, मेरे और रोशन के बीच में कभी कुछ नहीं था और ना ही कुछ हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये बग, तो मुझे तो रोशन और उसके बॉयफ्रेंड प्रतीक पर ही शक है। उन दोनों ने मिलकर ही खून किया होगा। हो सकता है गुप्ता मैडम, लेकिन वो राइफल कहाँ से आया इन दोनों के पास? अगर मर्डर वेपन के बारे में कोई सबूत हमें मिल जाए तब हमारा शक जायज है। सर, इस नवीन का क्या करना है? एक काम करो, नवीन को लेकर उसके गांव वाले घर जाओ, वहां पर प्रिया होगी, उसे कस्टडी में लेना। और एक काम करना, उस घर की तलाशी भी लेना, हो सकता है वहां हमें कोई राइफल मिल जाए। कौन सा घर है? सर वो वाला। नवीन, अंदर चेक करो जरा। पुलिस। प्रिया कहाँ है? कल रात तक तो प्रिया यही थी, लेकिन वो चली गई। कहाँ चली गई? कुछ बता के तो गई होगी ना। हाँ, उसने कहा नवीन का फोन आया था और वो गई। सर, अंदर प्रिया नहीं है। मुझे लगा कि नवीन ने उसे बुलाया होगा। मतलब प्रिया के पास मोबाइल फोन है? जी। तुम्हारा फोन दो। ये फोन कस्टडी में रखो, आज नहीं तो कल प्रिया जरूर इसे फोन करेगी। प्रिया जिंदा है क्योंकि अभी अभी 4-5 घंटे पहले वो नवीन के घर से भागी है। इसका मतलब मर्डर चित्रा का हुआ है। लेकिन प्रिया ने कुछ किया ही नहीं है, तो वो भागी क्यों? हो सकता है प्रिया ने ही चित्रा का मर्डर किया हो, वजह कुछ भी हो सकती है। सर, लेकिन रोशन को चित्रा से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। सर, शहर में जिन लोगों के पास लाइसेंस राइफल है, ये उसकी लिस्ट है। जी? इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और रोशन के निजी मामलों के बारे में हमें पता चल गया है। मतलब ये कि तुम्हारे पास लाइसेंस राइफल है? हाँ सर। लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। बुलेट्स कहाँ है? हाँ सर। इसमें तो सिर्फ 2 ही बुलेट्स हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास 3 बुलेट्स थी। हाँ मैडम, वो 1 बुलेट मिल नहीं रही है। मिल जाएगी बुलेट भी, और तुम्हारा बयान भी कि खून तुमने किया है। अगर इस राइफल से बुलेट चली है तो बुलेट जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम हमारे मेहमान बनो। इस राइफल को बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए भेजो। सर, नवीन का फोन बज रहा है। जल्दी से सर और मैडम को बुला के लाओ। हो सर। नवीन, तुम्हारा फोन बज रहा है, लैंडलाइन से, शायद प्रिया का हो सकता है। स्पीकर ऑन करो और बात करो। हेलो नवीन, कहाँ हो तुम? प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? नवीन बताओ ना, कहाँ हो तुम? प्रिया, मैं यही हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है नवीन, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया, तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे बताओ तुम कहाँ हो? नवीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, इस वक्त नवीन हमारी कस्टडी में है और सेफ है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम भी हमारे साथ सेफ हो। बस इतना बताओ, इस वक्त तुम हो कहाँ? मुझे फिर से वहां नहीं जाना। मुझे रोशन और उसके घर वालों के बीच नहीं जाना मैम, प्लीज। प्रिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस वजह से हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन चित्रा को किसी ने जान से मार दिया है। मार दिया? बस इतना बताओ, तुम हो कहाँ? हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब हमें बताओ, तुमने चित्रा को क्यों मारा? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है मैडम। मैं अपनी ताई को क्यों मारूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। सच ये है कि तुम मंबाजी आश्रम गई थी चित्रा से मिलने के लिए।
वहां पर तुम्हारा और चित्रा का झगड़ा हुआ। झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। तुमने चित्रा के पास पैसे मांगे, चित्रा ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए फिर तुमने कॉल करके चित्रा को बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैंने मेरी ताई को नहीं मारा और हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। अवधूत ने तो हमें बताया तुमने चित्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। नहीं मैम, ये सब झूठ है। धमकी दे रही है तू मुझे? जा, नहीं देती पैसे, जो करना है कर ले, चल जा। धमकी नहीं दे रही हूँ दीदी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ दीदी, और सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं नवीन से शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। बस अपनी बड़ी बहन से थोड़ी मदद मांगने आई। तुझे नवीन से शादी करनी थी तो उस रोशन से शादी क्यों की? तुझे क्या लगता है आई बाबा नवीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते? नहीं, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं रोशन के साथ शादी करूंगी, फिर उसको छोड़ के भाग जाऊं। और मैंने वैसा ही किया दीदी। दीदी प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज दीदी। ठीक है, तू एक काम कर, तू जा और सारी तैयारियां कर, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। पर दीदी तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? तेरे ससुर से। और वो तुझे पैसे क्यों देंगे? उन्हें देना ही होगा। काम जो ऐसे किए हैं उन्होंने, हर चीज का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काय झालं का? घाबरू नको। छोड़िए मुझे। थाम 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 थाम। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी भी कुछ जरूरत है ना? मैं है ना, मैं पूरा करूंगा तुम्हारी जरूरत। हाँ। छोड़िए मुझे। तुमने चित्रा के साथ जबरदस्ती की, बाद में चित्रा ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया, तुमसे पैसे मांगने शुरू किए, और इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। देखो सच सच बता दो, वरना शिरके और भी तरीके जानता है मुंह खुलवाने के। शिरके मरुका बता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने चित्रा के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब, बल्कि वो मुझे मारना चाहती थी। वो क्यों? चित्रा मुझे आश्रम से फोन किया करती थी, कहती थी कि मैंने उसके साथ जो भी किया वो उसका बदला लेगी, काला जादू करके मुझे मार डालेगी। मैं बहुत डर गया था साहब, बहुत डर गया था मैं। अगर काला जादू करके किसी को मारा जा सकता तो दुनिया के सारे इंसान एक दूसरे को अब तक खत्म कर चुके होते। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो ऐसे सच नहीं बोलेगा। शिरके इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो ये किस किस के साथ कांटेक्ट में था, कहां कहां जाता था, और सबसे जरूरी बात, इस पर रेप केस फाइल करो। कौन सा रेप साहब? बताने वाली तो मर चुकी है, बॉडी कुछ नहीं कह सकती, और रेप को तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ नहीं साबित हो सकता। सर कृष्णा सही कह रहा है, कृष्णा ने रेप किया है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। एक बात बताइए, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज आपने चेक की है? जी सर, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो लास्ट कुछ दिनों में किसी भी पेट्रोल पंप से कैन से पेट्रोल लेके गया हो सकता है उसने बाइक में या कार में पेट्रोल भरा हो और वहां से कैन में डाला हो सकता है सर। बैलिस्टिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिनकर की राइफल से कोई बुलेट फायर नहीं हुई, लेकिन प्रतीक की राइफल से हुई है। सर प्रतीक के घर से हमने जो राइफल बरामद की थी उसमें से एक बुलेट मिसिंग थी। क्यों मारा तुमने चित्रा को? वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। नहीं सर, मैंने नहीं मारा चित्रा को। तो फिर प्रतीक ने मारा होगा, क्योंकि गोली तो तुम्हारी राइफल से चली थी। नहीं मैडम, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस रात तुम दोनों साथ थे ना? हाँ सर, पर हम लोग जल्दी सो गए थे। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि चित्रा की डेड बॉडी में जो मेल्टेड बुलेट मिली है वो तुम्हारी बुलेट से मैच करती है। हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों मुझे छोड़ के चली गई थी, हम दोनों का रास्ता साफ था, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर एक मिनट, कुछ बताना है आपको। सर मैंने कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे।
सर मुझे लग रहा है कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने ही था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। मतलब? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से आबाजी ने चित्रा को फोन किया था। ये आबाजी कौन है? सर ये आबाजी वही आदमी है जिसने सबसे पहले हमें लाश के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ सर, और इसके बाद मैंने आबाजी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर पता चला है कि वारदात के ठीक एक दिन पहले आबाजी ने चित्रा को फोन किया था और वारदात वाली रात चित्रा ने आबाजी को फोन किया। शिर्के, घर की तलाशी लो। मैडम 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 बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब पता चलेगा तुझे। पकड़ून ठेवायला। अरे मैडम माझं ऐका ना। मैम, अंदर एक कैन और पाइप मिला है। मैंने चित्रा को नहीं मारा साहब। मैं उसे क्यों मारूंगा? वो मुझे जानती तक नहीं थी। वो तुम्हें जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसको फोन करते थे। मर्डर के एक दिन पहले तुमने चित्रा को फोन किया था। मर्डर वाले दिन चित्रा ने तुम्हें फोन किया था, कृष्णा ने भी तुम्हें फोन किया था। यह सब इत्तेफाक है। इतना ही नहीं, मर्डर वाले दिन तूने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया और वो भी फुल टैंक। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पेट्रोल पंप की। अगले दिन तूने फिर पेट्रोल भरवाया और उस दिन तो तू गांव से बाहर भी नहीं गया। 10 लीटर पेट्रोल पी गई तेरी बाइक। हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगा। रिका में सर त्या कृष्णा लगे उन्हें। साहब इन्होंने मुझे फोन नहीं किया था। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है कि इसने तुम्हें फोन किया था। आबाजी ने खुद बताया कि उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया चित्रा वहां पर पहुंच चुकी है, तुम भी पहुंच जाना। तुम वहां पर पहुंचे और चित्रा का खून किया। खोटे थे, झूठ है साहब। तो सच क्या है? जब से वो चित्रा मुझे धमकी देने लगी है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला। मेरा फोन भी रुक्मिणी के पास था। झूठ मत बोलो। मतलब तुमने फोन कृष्णा को नहीं, रुक्मिणी को किया था? मेरे पास चित्रा को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इनकी जान को खतरा था चित्रा से। क्या हुआ आपको? चलो चलो ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। ये क्या हो गया, क्या हो गया आपको? क्या हुआ, क्या मुझे बताइए। चित्रा ने जादू टोना किया मुझ पर। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो काला जादू जानती है, छोड़ेगी नहीं मुझे। चलिए मत, सब ठीक कर दूंगी। इन्हें जरूर कुछ हुआ है। मुझे डर है कहीं ये पागल ना हो जाए। मुझे पता है ये सब उस चित्रा का किया धरा है। आप उसे कह दीजिए, उसे जितने पैसे चाहिए ना, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखो चित्रा, रुक्मिणी जी तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके आगे तुम कृष्णा जी को कभी परेशान नहीं करोगी, ना उनसे मिलोगी, ना उनको फोन करोगी। ठीक है। चित्रा ने मुझे फोन किया था। क्यों आ रही है? अरे तुम आ गई बेटी? आओ। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। पैसों का इंतजाम हो गया है, वो पैसे लेके आते होंगे। तुम बैठो ना, बैठो। वो आ गई है, तुम लोग जल्दी आओ। हाँ ठीक है। मैं रोशन के कमरे में गई। मैंने देखा रोशन और प्रतीक गहरी नींद में थे। मैंने प्रतीक की जेब से उसके घर की चाबी निकाली और चुपचाप वहाँ से चली गई। बाहर मनोहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। मनोहर ने अजय को पैसों का लालच देके इस काम में शामिल कर लिया था। वो देखो सामने बैठिए, सामने। चलो चलो चलो। पकड़ उसे। कौन हो तुम लोग? बंदूक? अरे चलो जाओ। प्रतीक की बंदूक लेके हम वहाँ पहुंचे और चित्रा खुद जान पाए उसके पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया और उसे। बचाओ! अबे रुक! पकड़ उसे! रुक! गोली की आवाज आबाजी के लिए इशारा था। ये पेट्रोल लेके खेत में पहुंचे। चित्रा का मर्डर भले ही रुक्मिणी ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे की सोच हमारे रूढ़िवादी समाज से आती है। रुक्मिणी ने अपने बेटे की होमोसेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए उसकी जबरदस्ती शादी करवाई। अपने घर में अपने ही बेटे और अपने पति द्वारा उस पर अत्याचार होने दिया और चुप रही। और जब चित्रा बागी हो गई
तो उसे मरवा दिया। गलती चित्रा की भी थी, जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और गलत तरीके से कृष्णा से बदला लेने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठी। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बुराई से बुराई पर जीत नामुमकिन है। इंसाफ की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच से जीती जा सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।